हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 Kisai। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश युवक भारती स्टैंडर्ड 12 यानी कि क्लास 12 का जो चैप्टर है ऑन सेइंग प्लीज़, ये वाला पढ़ेंगे। इसे हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी देखते जाएंगे। ये जो चैप्टर है ये एक एस्से है और इसे अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है। इसे हम लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे, वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे। ये जो चैप्टर है ये कृपया कहने के ऊपर है। मतलब ऑन सेइंग प्लीज़, मतलब प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। इस निबंध में जो गार्डिनर है उन्होंने बोला है कि जो एक छोटा सा शब्द है प्लीज़, कृपया, वो कहने से कैसे एक सामाजिक परिवर्तन आ सकता है या नहीं कहने से कैसे एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। क्या शिष्टाचार के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या शिष्टाचार के लिए कंपल्शन है, बाध्यकारी है, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, यही सब उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि कैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, कैसे बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं। धीरे 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 करके वो अनफोल्ड करते जाते हैं उन सारी चीज़ों को कि शिष्टाचार क्या है और कानूनी रूप से बाध्यकारी क्या है। इन दोनों के बीच का अंतर करने में जो है गार्डिनर ने अपने निबंध की शुरुआत की है। पहले जो लेखक हैं इसके अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन है। ये इनके बारे में जो इंट्रो दिया हुआ है बुक में, इसको देख लेते हैं। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 to 1946 was born at Chelmsford in Essex in 1865। जो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? चैम्सफोर्ड में हुआ था, इसेक्स के। कब हुआ था? 1865 में। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में अपने लिटरेरी कैरियर यानी कि साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। एट द एज ऑफ 37 ईयर्स की एज में, 37 जो उनकी एज थी उस एज में, ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ लंदन। 37 साल की उम्र में उन्हें डेली न्यूज़ लंदन का जो संपादक नियुक्त किया गया था। अंडर द प्यूसोडेनिम पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लो ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशंस टू द डेली न्यूज़। उसका एक कॉलम था जिसका नाम था, जो ये नाम दिया गया है ना अल्फा ऑफ द प्लो, ये क्या है? एक कॉलम था। इसके तहत उन्होंने डेली न्यूज, द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, ऐसे बहुत सारे आदि में नियमित अपना जो था वो योगदान दिया। ये देखिए, द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ आदि में। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। उनके जो निबंध हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही उनके जो निबंध है वो बहुत ही एलिगेंट है, मतलब बहुत अच्छे हैं, ग्रेसफुल है और ह्यूमरस है, और उनमें ह्यूमर भी है, यानी कि समान रूप से सुरुचिपूर्ण, सुंदर और विनोदी हैं। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग्स। और उनकी जो ये, जैसे उन्होंने जो लिखा है ना, ये जो पेबल्स ऑन द शोर, द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, मैनी फरोज और लीव्स ऑन द विंड, ये उनके कुछ बेस्ट राइटिंग्स हैं। हिज यूनिकनेस lies in his ability to teach the basic truths of life in the easy and amusing manner। और वो क्या करते हैं ना, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही मतलब दैनिक जीवन के बारे में लिखा है कि कैसे दैनिक व्यवहार में शिष्टाचार होना चाहिए, इसके मूल्य की शिष्टता के महत्व पर जोर देता है जो कुछ भी उन्होंने लिखा है। इन ऑन सेइंग प्लीज़ में ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ। पॉइंट ऑन सेइंग प्लीज़ जो ये निबंध है इसमें वो क्या करते हैं? कृपया कहने पर वह सामाजिक जीवन में अच्छे शिष्टाचार के मूल्य की ओर जो है वो इशारा करते हैं। एंड एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर। और दैनिक व्यवहार में वो क्या करते हैं? शिष्टाचार और शिष्टाचार के महत्व पर जोर देते हैं। ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर्स स्वीटन द एटमोसफियर अराउंड एंड हाउ डिस्कर्टसी एंड इल मैनर्स स्पॉयल और पॉल्यूटेड। वो कहते हैं कि कैसे विनम्र वाणी और आचरण जो है वो चारों ओर के वातावरण को मधुर बना देता है, और कैसे अशिष्टता और मतलब जो खराब व्यवहार है ना लोगों का, जैसे डिस्कर्टसी मतलब डिसरिस्पेक्टफुली लोगों के साथ बात करना अभद्र तरीके से, तो वो कह रहे हैं कि जो अशिष्ट व्यवहार होता है वो क्या कर देता है? इसे खराब कर देता है, स्पॉयल कर देता है, खराब कर देता है, और पॉल्यूटेड, और इसे अपवित्र कर देता है। मतलब पॉल्यूशन की तरह फैल जाता है ये जो खराब व्यवहार है। अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वो आदमी खुश भी नहीं रहेगा और हमारी निंदा भी होगी चारों तरफ कि उसने मुझे ऐसे बोला लाइक दैट। तो ये था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का इंट्रोडक्शन। अब हम हमारा चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। ऑन सेइंग प्लीज, द यंग लिफ्टमैन इन ए सिटी हु थ्रू ए पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट the other morning, it was fined for the offense, was undoubtedly in the wrong।
ये जो चैप्टर है इसका अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए हम पढ़ते जाएंगे वर्ड मीनिंग के डाल। अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। लिफ्टमैन होता है जो लिफ्ट चलाता है ना, लिफ्ट को ऊपर नीचे लेके जाता है वो। सिटी मतलब शहर। थ्रू मतलब फेंक दिया, किसी को बाहर फेंकना, उठा के फेंकना, किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को। आउट ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट के बाहर। वॉज फाइंड, फाइंड होता है किसी के ऊपर जुर्माना लगाना। ऑफेंस होता है अपराध। रॉन्ग होता है गलत। तो शहर के एक कार्यालय में उस युवा लिफ्टमैन से जिसने क्या किया था, हु थ्रू ए पैसेंजर आउट, जिसने मतलब लिफ्ट, उसने क्या कहा, आउट ऑफ हिज लिफ्ट, जिसने अपने लिफ्ट से एक पैसेंजर को बाहर फेंक दिया था, धकेल दिया था। एंड वॉज फाइन फॉर द ऑफेंस, और उसको इस गलती के लिए क्या किया गया था, फाइन लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था। वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग, निसंदेही वो गलत था। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज, यह कृपया का प्रश्न था। मतलब उसने क्यों फेंक दिया था उस आदमी को, क्योंकि उस आदमी ने उसे प्लीज नहीं कहा था। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप, जो कंप्लेनेंट था, जो शिकायत करता था, कंप्लेनेंट मीन्स शिकायत करता, जो कंप्लेनेंट था जिसको उसने बाहर फेंका था उठा के जब वो लिफ्ट में चढ़ रहा था, तो उसने सिर्फ टॉप कहा। टॉप कहा मतलब मुझे ऊपर जाना है, सिर्फ इतना कहा, टॉप प्लीज, कृपया ऊपर ले चलो, ऐसा नहीं कहा। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज, और लिफ्टमैन ने क्या कहा कि मुझे ना प्लीज कहो, मतलब लिफ्टमैन चाहता था कि ऊपर कृपया, यानी कि ऊपर ले चलो कृपया, ऐसा कहो। मतलब उसे प्लीज वर्ड क्यों नहीं बोला, उसने ये बोला। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, और जब उसने उसे प्लीज कहने की मांग की और इस मांग को उसने अस्वीकार कर दिया कि भाई मैं क्यों प्लीज कहूँ आपको, तो उसने क्या किया, उसने तो निर्देशों का पालन करने से भी मना कर दिया। ही रिफ्यूज नॉट ओनली, मतलब उसने निर्देशों का पालन करने से तो मना कर ही कर दिया, और साथ ही उसने क्या किया, बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ दिस लिफ्ट, और उसने लिफ्ट मतलब यात्री को लिफ्ट से जाने से भी मना कर दिया और बाहर निकाल कर फेंक दिया। मतलब उसको थ्रो कर दिया था ना, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, उसने उस यात्री को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर टू फार, ये मतलब वास्तव में क्या था, जो व्यवहार था, जो अशिष्टतापूर्ण व्यवहार था वो था, उसके ऊपर एक टिप्पणी थी। डिस्कर्सी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, कह रहा है कि जो अशिष्ट व्यवहार है, डिस्कर्सी मतलब अशिष्ट व्यवहार, यहाँ पर इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, देखिए, लैक ऑफ कोर्टेसी, र्यूडनेस, मतलब जिसमें शिष्टाचार की कमी हो वैसा व्यवहार, र्यूडनेस अभद्र व्यवहार। तो कह रहे हैं कि डिस्कर्सी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, कि जो अशिष्ट व्यवहार है वो कोई कानूनी अपराध नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी, और इसमें मारपीट और हिंसा को उचित नहीं ठहराया गया है। मतलब कि भाई किसी ने आपको प्लीज़ नहीं कहा तो आप उसे उठा के मारना शुरू कर दो, उसे उठा के बाहर फेंक दो लिफ्ट से, मतलब ऑल दैट वो किसके अंडर आता है, वो असॉल्ट एंड बैटरी के अंदर आता है। असॉल्ट एंड बैटरी का मतलब होता है हिंसा करना। An attack which includes not only threats but also the actual use of violence, एक ऐसा हमला जिसमें सिर्फ धमकियां ही नहीं होती लेकिन वास्तव में हिंसा भी होती है। और हिंसा कैसे होती है, जैसे हाथ पैर से किसी को मारना। इफ़ ए यहाँ तक हो गया है हमारा, आगे नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। इफ़ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, अगर एक बर्गलर होता है मतलब चोर, जो घर में सेंध मार देते हैं ना, दीवार तोड़ के घर में घुस जाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इफ़ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, कि अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाता है, एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उसे मार देता हूँ, द लॉ विल अक्विट मी, तो क्या करेगा, वो कह रहा है कि लॉ मुझे बरी कर देगा। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस, कह रहा है कि रिटेलिएट होता है विरोध कर, मतलब अब डू समथिंग बैड, मतलब किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने भी प्रतिक्रिया के रूप में उसे थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको गाली दी तो आपने भी प्रतिक्रिया के रूप में उसे गाली दे दी। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो जो हमारे घर में जो चोर आएगा, अगर वो मुझे फिजिकली असॉल्ट करेगा यानी कि मारेगा मेरे को, इट विल परमिट मी टू, तो लॉ मुझे परमिशन देता है कि मैं भी अपने आप को बचाने के लिए, मतलब पर्याप्त जो हिंसा है, मतलब मुझे अनुमति दी जाएगी प्रतिकार करने की, जो पर्याप्त हिंसा है वो मैं कर सकूं। यानी कि अगर कोई मुझे मार रहा है, मेरे की हत्या करना चाहता है, तो अपने बचाव में मैं भी हिंसा का उपयोग कर सकता हूँ। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असाइलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ, ऐसा इसलिए है, क्यों है, मतलब क्योंकि ऐसा किस लिए है, क्योंकि चोर ने क्या किया है, जो बैड मैनर्स है उसकी सभी जो कमांड है उन्हें तोड़ दी है। बट
नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो असभ्य व्यवहार का, बुरे तौर तरीकों का मुकदमा नहीं चला सकती। और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस, और ऐसी किसी भी चीज़ के लिए मुकदमा नहीं चला सकती जिसे वो खुद ही कानूनी रूप से अपराध नहीं मानती। यानी कि जो चीज़ अपराध की कैटेगरी में नहीं आ सकती उसके ऊपर जो है वो मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। एंड अवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल, और हमारी जो सिंपैथी है, सहानुभूति है लिफ्ट मैन के साथ, हमें ये मानना चाहिए कि वो रीजनेबल है। It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. टू बॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए पहले टू बॉक्स, बॉक्स वैसे तो पेटी को कहते हैं हिंदी में, लेकिन टू बॉक्स मतलब इन्फिनिटिव है। यहाँ पर इसका मीनिंग देखिए, फाइट विद द फीस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी करके किसी को मारना, मतलब मुक्का होता है ना, उससे किसी को प्रहार करना। ये कह रहा है कि इट वुड नेवर डू इफ़ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स, कह रहे हैं कि ये नहीं चलता, मतलब ऐसा कभी नहीं चलेगा कि हम अगर लोगों के कान पर मुक्का मारने के लिए स्वतंत्र थे, बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, क्योंकि हमें उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और देयर टोन ऑफ देयर वॉइसेस, या फिर उनकी आवाज़ की, कोई हमें तेज आवाज़ में कैसे बात किया, हमारे से ऊंची आवाज़ में कैसे बात किया, और द स्काउल ऑन देयर फेसेस, या फिर उनके चेहरे की जो नाराज़गी है, गुस्सा है वो, मतलब अगर ये सब देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा कि किसी का व्यवहार ख़राब है, या किसी ने हमसे मुंह चढ़ाया है, नाराज़गी दिखाई है, या फिर किसी ने हमसे ऊंची बात कर ली और हमने क्या किया, उठा के उसके चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया उसके कान के नीचे, ये कह रहे हैं कि यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, आवर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल, तो हमारी जो मुट्ठियाँ हैं वो कभी खाली नहीं रहेगी, एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और जो शहर के सीवर हैं उनसे क्या होगा, हमेशा खून बहता रहेगा। मतलब लोग फिर एक दूसरे को दिन भर क्या करेंगे, भाई तूने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं तुझे मार रहा हूँ, तूने मुझे गाली दे दी तो मैं तुझे मार रहा हूँ, तूने मुझसे मुंह चढ़ाया तो मैं तुझे मार रहा हूँ, तू मुझसे नाराज है तो फिर मैं तेरे कान के नीचे दूंगा। इट मीन्स वो कह रहा है कि अगर लॉ इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हिंसा मानने लगेगा तो क्या होगा, हर समय हमारे जो शहर के सीवर हैं उनसे खून ही बहता रहेगा। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. मैं जितना चाहूँ अपनी मर्जी से, वो कह रहे हैं कि मैं जितना चाहूँ अपनी मर्जी से उतना असभ्य हो सकता हूँ, मतलब मैं भाई सिविल का मतलब होता है सभ्य और अनसिविल का मतलब होता है असभ्य। तो जो वो कह रहे हैं कि मैं भाई अपनी मर्जी से कितना भी असभ्य हो सकता हूँ, और कानून जो है वो हिंसक प्रतिरोध से, वायलेंट रिटेलिएशन, हिंसक प्रतिरोध से मेरी रक्षा करेगा। आई मे बी हॉटी, मैं हॉटी हो सकता हूँ यानी कि घमंडी हो सकता हूँ, और बुरिश, या फिर मैं कैसा हो सकता हूँ, ढीठ हो सकता हूँ। एंड देयर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो, और इससे ज़्यादा मुझे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी कि मुझे कैसा व्यक्ति लिख दिया जाए कि मुझे एक असभ्य और ढीठ व्यक्ति का करार दे दिया जाए कि भाई ये तो एक बहुत ही असभ्य और ढीठ व्यक्ति है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कानून कोई सलाह नहीं, कोई भी सज़ा नहीं दे सकता है। The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back। ये कह रहा है कि कोई भी जो कानून है वो मुझे क्या करता है, वो मुझे प्लीज़ कहने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। द लॉ डज नॉट कंपेल, कंपेल होता है किसी को मजबूर करना, द लॉ डज नॉट, कह रहा है कानून मुझे कंपेल नहीं करता टू से प्लीज़, प्लीज़ कहने के लिए, कि कृपया कहने के लिए कानून मुझे जो है कंपेल नहीं करता है, बाध्य नहीं करता है। और ट्यून माई वॉइस, और जो मेरी आवाज़ है मतलब उसको किसी भी तरह से कि भाई मेरी वॉइस जो है दूसरों की सेंसिबिलिटी के लिए मैं उसे कम करूँ या ज़्यादा करूँ, बिल्कुल उसी तरीके से नहीं कहता जैसे कि कानून मुझे ये नहीं कहेगा आई शैल नॉट वैक्स माई माउस्टेज, कि मुझे अपनी जो है दाढ़ी जो है वो कटानी नहीं चाहिए, वैक्स नहीं करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे मेरे बाल जो है वो कलर करने चाहिए, या मुझे अपनी पीठ पर बालों का गुच्छा उगाना चाहिए। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेसिरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज ए केस फॉर कॉम्पेंसेशन, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं, हम कहें कोर्ट में जाके भाई इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, इससे मेरा जो है दिल टूट गया है, मेरे हृदय को ठेस पहुंची है, बोला कानून की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कानून क्या करता है, कानून जो है वो सबूत देखता है, मानसिक और इंटेलेक्चुअल चीज़ों की उसकी नज़र में जो है नैतिक और बौद्धिक क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं है। कानून क्या देखता है, कानून मतलब लोगों की भावनाओं को समझने के लिए मजबूर नहीं करता कि भाई कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कि भाई फीलिंग ख़राब हो गई, दुख वाली फीलिंग आ गई है, इसका दिल टूट गया है, भाई इसको बहुत बुरा लग
गया है, तुमने इसे ऐसे बोला, नो। ये कह रहा है कि देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स। कह रहा है कि ऐसे मामलों में हुई नैतिक और बौद्धिक क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं है। आगे चलते हैं पैराग्राफ 3 की ओर। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान नगण्य है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins। ये कह रहा है कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, कि इस बात से मतलब इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लिफ्ट मैन था बेचारा वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब आप कहोगे कि भाई लिफ्ट मैन को थोड़ी ना चोट लगी थी, उस दूसरे आदमी को चोट लगी थी जिसने उसे उठा के बाहर फेंक दिया था। नहीं, लिफ्ट मैन क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि उसको लगा भाई मुझे प्लीज़ नहीं कहा, प्लीज़ नहीं कहा तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। इट मीन्स जो लिफ्ट मैन था वो शब्दों से घायल हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी कि भाई मेरे को तो ऐसे ऐसे बोला है लेकिन मुझे प्लीज़ नहीं कहा। क्योंकि उनके लिए क्या था, वो अशिष्ट व्यवहार जो था वो उनकी सामाजिक स्थिति की अवहेलना थी। अगर कोई उसकी पिंडली पर मारता, शिन होती है पिंडली, जो पैर का घुटने के और नीचे के पैर के बीच का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम शिन बोलते हैं। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड ए किक ऑन द शिन। मतलब कह रहे हैं कि जब अगर कोई उसकी पिंडली पर लात मारता तब शायद उसे इतना नुकसान नहीं होता, और फॉर विच ही कुड हैव गेट ए लीगल रिड्रेस, और कानूनी रूप से क्या है उसका निवारण हो जाता। लेकिन द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन सून पासेज अवे। लेकिन पिंडली पर अगर कोई लात मारता ना तो वो दर्द जल्दी चला जाता। बट द पेन ऑफ ए वुंड और टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट और अवर वेनिटी में पॉइजन ए होल डे। लेकिन हमारे आत्मसम्मान पर अगर कोई चोट करता है तो क्या होता है, वो हमारा जो आत्म पीड़ित दर्द होता है ना वो पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, और अवर वेनिटी, वेनिटी होता है यहाँ पर दिया गया है देखिए प्राइड, आत्मसम्मान, गौरव। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शारीरिक चोट दे ना तो वो क्या होता है, जो फिजिकल पेन होता है पासेस अवे, जो फिजिकल पेन होता है ना वो जल्दी चला जाता है कि ठीक है भाई थोड़ी देर दुख रहा है, तब तक हमें दुख हो रहा है, भाई मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, माथा दुख रहा है, लेकिन वो जल्दी चला जाता है। बट उसी तरीके से अगर कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, हमारे हृदय पे आघात करता है, चोट लगाता है हमारे मन को, तो वो व्यवहार क्या है, वो हमारा पूरा का पूरा दिन में पॉइजन मतलब बर्बाद कर सकता है हमारे पूरे के पूरे दिन को, और कई बार तो महीनों को, और कई बार सालों को, और कई बार तो कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान मर जाता है लेकिन भूल नहीं पाता। I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium होता है बैलेंस, brooding over होता है किसी भी चीज़ को, thinking anxiously और sadly about something, कि किसी भी चीज़ के बारे में चिंता से या फिर दुखी होकर सोचते रहना। तो ये कह रहे हैं कि जो लिफ्ट मैन था मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ कि उसको क्या हुआ, उसने मतलब लिफ्ट मैन को क्या हुआ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जो वो अवज्ञाकारी व्यक्ति था जिसको लिफ्ट मैन ने बाहर निकाल दिया था और उसे मुंह तोड़ जवाब देने की बेचारे को कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मतलब अगले कई घंटों तक लिफ्ट मैन जो था वो बेचारा उसी के ऊपर ब्रूडिंग ओवर करता रहा, मतलब कुड़ता रहा वो अंदर अंदर सोच के उस अपमान के बारे में। बाय द आवर एंड विजिट, और शाम को उसने क्या किया, मतलब अपनी पत्नी से बात की, उससे मिला बैलेंस करने के लिए, मतलब अपने खराब मूड को, खराब व्यवहार को ठीक करने के लिए वो अपनी वाइफ से जो था मिला शाम को। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐसी होती है, मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मतलब बैड टेम्पर, बैड व्यवहार है, बहुत कैचिंग होता है। ये कैसे कब हुआ, जैसे लिफ्ट मैन ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि उसके बॉस ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसने लिफ्ट मैन के साथ किया। तो ये जो है वो कह रहा है आगे अभी आपको पता चलेगा कि वो कह रहा है कि ये ना एक वायरस की तरह होता है, मतलब फैलता जाता है। किसी ने किसी को बुरा बोला, उसको गुस्सा आया, उसने उसे आगे ट्रांसफ़र किया, लाइक दैट। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स व्हेन सर एंथोनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, जब सर जो ये कह रहे हैं कि जो कैप्टन एब्सोल्यूट है, जो एंथोनी एब्सोल्यूट हैं, उन्होंने क्या किया, कैप्टन एब्सोल्यूट को धमकी दी।
द लेटर वेंट आउट एंड बुलेट हिज मैन। फिर जो दूसरे वाला था, जो कप्तान था, उसने बाहर जाकर क्या किया, उसने दूसरे आदमी को धमकी दी, फॉग को। वेयर अपन, फिर फॉग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। और फिर फॉग क्या करता है, वो बाहर जाता है और युवा नौकर को जो है क्या करता है, वो उसको लात मारता है। मतलब कैसे वो ट्रांसफर होता जा रहा है, एक का गुस्सा दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे। प्रोबेबली द मैन हु सेट टॉप टू द लिफ्टमैन वाज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर who had not said good morning to him। कह रहे हैं कि जो ये शुरुआत कहाँ से हुई, वो लिफ्टमैन जिसने केवल टॉप कहा था, वो शायद अपने मालिक पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा था जिसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, क्योंकि उसको भी नाश्ते में उसकी पत्नी द्वारा परेशान किया गया था। हैंड पैक्ड मीन्स परेशान किया गया था, उसको भी उसकी पत्नी के द्वारा। टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक। हाउसमेड होता है जो घर की नौकरानी होती है वो। इंसोलेंट मतलब होता है वेरी र्यूड, बहुत ही खराब व्यवहार। इंसोलेंट होता है बहुत ही, यहाँ से हो रहा है, मैं पेज ऊपर करना भूल गई थी, आगे देखिए। इंसोलेंट बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका रसोइया था उसने उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया था। और रसोइये ने क्यों किया था, क्योंकि जो वह नौकरानी थी उसने उसे पलटकर उत्तर दिया था, बुरा मतलब रिप्लाई जो दिया था वो बहुत ही गंदे तरीके से दिया था। तो इस तरीके से देखिए, एक के बाद एक नौकरानी ने नौकर को, जो हाउसमेट थी उसने उसे पलटकर उत्तर दिया उसकी वाइफ को। जो उसकी वाइफ थी उसने उसके मालिक के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गलत व्यवहार किया। उसने उस लिफ्टमैन के साथ गलत व्यवहार किया जो टॉप बोला था। उस लिफ्टमैन ने किसके साथ, पैसेंजर के साथ बुरा व्यवहार किया। लाइक दैट, एक चेन की तरह ये बुरा जो व्यवहार था, दुर्व्यवहार था, जो इल बिहेवियर था, वो चलता ही रहा। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स। हम जो है इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन कैसे फैलता जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये कह रहा है कि हम अपने बुरे व्यवहार से, अपने कुकर्मों से पूरे की जो विश्व है ना, पूरे के पूरे विश्व को इन्फेक्ट कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। विद आवर इल ह्यूमर्स, हमारे बुरे व्यवहार के साथ। Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar। कैलेंडर होती है एक सूची, एक लिस्ट, एक कैलेंडर ऑफ कॉजेज अरेंज्ड फॉर ट्रायल इन कोर्ट। मतलब कैलेंडर एक सूची है जो जिसमें सारे के सारे जो कोर्ट में ट्रायल होने वाले होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, एक लिस्ट में लिखा जाता है। कह रहे हैं कि बैड मैनर जो हैं वो प्रोबेबली मतलब शायद, वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। डू मोर पॉइजन मतलब ज़्यादा नुकसान करते हैं। द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ मतलब जो कह रहे हैं कि जो दुर्व्यवहार है वो अदालती मामलों में अपराधों की सूची की तुलना में दैनिक जीवन के प्रवाह को खराब करने में अधिक योगदान दे सकते हैं। मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर कानून ये कहते थप्पड़ मारना भी क्राइम है, झूठ बोलना भी क्राइम है, किसी से मुंह चढ़ाना भी क्राइम है, तो कोर्ट जो है वो क्या होगा कि भाई दैनिक जीवन के प्रभाव को खराब करने वाले जो ये ऐसे छोटे छोटे केसेस होंगे ये बहुत ही बड़ा योगदान देंगे। फॉर वन वाइफ, एक औरत, एक स्त्री, एक पत्नी, हु गेट्स ए ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड, देयर आर 100 हु लिव ए मार्टियरडॉम अंडर द शेडो ऑफ ए मोरोस टेम्पर। मोरोस मतलब अनहैप्पी। ब्लैक आई मतलब वो मार के जो नीला बना देते हैं ना, ब्लूज, वो मार के जो काला नीला बना देते हैं वो। ये कह रहे हैं कि एक महिला जब एक अच्छे व्यवहार वाले, देखिए क्या लिखा है, गुड नेचर्ड हस्बैंड, कह रहे हैं कि जब एक महिला जो है वो एक अच्छे व्यवहार वाले पति की शारीरिक हिंसा को सहती है, यानी कि वो उसे मारता है, पीटता है, नीला काला बना देता है, कह रहा है तो देयर आर 100 हु लिव ए लाइफ ऑफ मार्टियरडॉम, तो सैकड़ों अन्य महिलाएं क्या करती हैं, वो क्रोधी स्वभाव के साय में शहादत का जीवन जी रही हैं। मार्टियरडॉम मतलब शहादत वाला जीवन। अंडर द शेडो ऑफ मोरोस टेम्पर, मोरोस टेम्पर मतलब नाखुश वाला, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, कि उनके साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं होता है ना, उनके हस्बैंड उनके साथ सीधे मुंह बात करते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई एक महिला तो अच्छे व्यवहार, उसके पति का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसे बहुत मारता पीटता है, तो वो उस हिंसा को सहती है। तो साथ ही जो सैकड़ों अन्य महिलाएं हैं वो भी बेचारी जो है अपने हस्बैंड के क्रोधी साय के शहादत में जी रही होती हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन ये सब, द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स, लेकिन जो कानून है वो हमारे निजी जीवन में शालीनता का जो है वो संरक्षक नहीं हो सकता, प्राइवेट मैनर्स का, कि हम अपने जो हमारे पर्सनल मैनर्स हैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता कानून। नो डिकैलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर ए लॉ which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our mood and hampered। कि कोई भी धर्म ग्रंथ
10 का मतलब कह रहे हैं 10 कमांडेंट्स, कह रहे हैं कोई भी डेक्लॉग होता है, डेक्लॉग देखिए, डेक्लॉग होता है दी 10 कमांडमेंट्स मतलब धर्म ग्रंथ। कह रहे हैं कि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसे सभी अपराधों को कवर नहीं कर सकता, और कोई भी अदालत मतलब कोई भी अदालत जो है वो ऐसे किसी कानून को लागू नहीं कर सकती जो क्या करे, जो हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जो है भाषा, स्पीच होती है भाषा, सोशल सिविलिटीज़ मतलब जो हमारी सामाजिक संस्कृति है वो, हमारी भाषा, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, और जो हमारे दोष हैं वो, एंड ऑल आवर मूड एंड हैम्पर, और हमारे मूड और शिष्टाचार को नियंत्रित करे। मतलब ऐसी कोई कोर्ट नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन छोटी छोटी चीज़ों को लागू करे और हमें नियंत्रित करे कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे दोषों को या फिर हमारे मूड को या फिर हमारे शिष्टाचार को नियंत्रित नहीं करता है। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल हैव ए सर्टेन, लेकिन ये कह रहे हैं हालांकि हम लिफ्टमैन के खिलाफ फैसले का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। एंडोर्स क्या होता है, एंडोर्स होता है मतलब समर्थन देना, वर्डिक्ट क्या होता है, निर्णय, जो विचार है वो, मत है वो, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके, लिफ्टमैन के, कि लिफ्टमैन के जो अगेंस्ट है, लिफ्टमैन के जो मतलब विरोध में है वो हम उसे फैसले का समर्थन, एंडोर्स समर्थन करना होगा, बाध्य है, मजबूर है। मोस्ट पीपल विल हैव ए सर्टेन, पेज नंबर 15 एंड हो गया, नेक्स्ट पेज नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। मोस्ट पीपल विल हैव सिंपैथी विद हिम, अधिकांश लोगों को, बहुत से लोगों को क्या होगा, उसके लिए जो है सहानुभूति होगी। वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि ये सच है, दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, जबकि ये सत्य है मतलब कि कोई भी कानून जो है वो हमें प्लीज कहने के लिए यानी कि अनुरोध करने के लिए बाध्य नहीं करता है। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil। कह रहे हैं कि मतलब इससे भी जो यह एक सामाजिक प्रथा है, सोशल प्रैक्टिस मतलब सामाजिक प्रथा है जो कि कानून से भी बहुत ज़्यादा पुरानी और पवित्र है, जो क्या कहती है, विच एंजॉयंस अस टू बी सिविल, जो हमें सभ्य होने के लिए, सभ्यता का पालन करने के लिए सिखाती है। मतलब पुराने ज़माने से कि जब कानून भी नहीं था उससे भी पहले की एक सामाजिक प्रथा है जिसमें कि किसी को हम शिष्टाचारपूर्ण तरीके से प्लीज़ कहकर मतलब हिंदी में या फिर आदरपूर्वक तरीके से हम कहते थे, हमें सभ्य होने के लिए सिखाती थी। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी, और सभ्यता की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मतलब शिष्टाचार का जो पहला आवश्यक कार्य है वो क्या है, इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस, कि हमें प्राप्त सेवा को स्वीकार करना चाहिए। मतलब जो भी सेवा हमें मिल रही है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विद विच वी पे अवर वेज एज सोशल बीइंग, कि थैंक यू मतलब धन्यवाद, और जो ये कृपया हैं ये तो मतलब कृपया और धन्यवाद जो है ये तो एक छोटे से सभ्य तत्व के रूप में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम समाज को वापस देने में, मतलब अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हमने उसे प्लीज़ कह दिया तो हमारा क्या घट जाता है, सामने वाला खुश हो जाता है कि भाई देखो प्लीज़ कह के मुझसे काम करा रहा है, या काम करने के बाद हमने उसे थैंक यू कह दिया, धन्यवाद कह दिया तो भी कुछ नहीं, सामने वाला खुश हो जाता है कि चलो मैंने इसके लिए जो किया था उसके लिए इसने मेरा आभार माना। They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly। कह रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी लिटिल कर्टसीज हैं ये मतलब छोटे छोटे शिष्टाचार और स्नेह के जो वाक्य हैं ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करते हैं जो कि हमारे जीवन के रथ को जो है वो सुचारू रूप से चलाते हैं। स्वीटली मतलब बहुत मिठास भरे रूप से, सुचारू रूप से चलाते हैं, अच्छे तरीके से। आप किसी से प्लीज़ कह के कुछ कराते हैं तो सामने वाला कितना खुश हो जाता है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपको भेजता है। वैसे ही किसी ने आपके लिए अगर कोई छोटा सा भी कार्य किया है या आपने सामने वाले से कुछ लिया है और बदले में आपने उसे थैंक यू बोल दिया तो उसे कितना अच्छा लगता है, वो आपको पॉजिटिव वाइब सेंड करता है। दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ ए फ्रेंडली कोऑपरेशन। इंटरकोर्स होता है आपसी संवाद, आपसी बातचीत। कह रहे हैं कि जो हम मतलब हमारा जो जीवन है वो यही मैत्रीपूर्ण स्वभाव है जिससे हमारा जो संवाद है वो क्या होता है, फ्रेंडली कोऑपरेशन पे चलता है, यानी कि मैत्रीपूर्ण सहयोग के साथ ही चलता है। एन ईजी गिव एंड टेक, एक आसान जो है लेन देन, यानी कि आपके लिए किसी ने कुछ किया आपने थैंक यू बोल दिया, आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपने प्लीज़ बोल दिया। इंस्टीड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर्स डिक्टेटिंग टू इंफीरियर्स, बजाय उस संचार के जैसा कि वरिष्ठों द्वारा कनिष्ठों को निर्धारित किया जाता है। जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, ये कर वो कर, मतलब डाउन फील कराते हैं अपने जो कनिष्ठ हैं, मतलब जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें लो फील कराते हैं। कह रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए।
It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with the willingness and good feeling instead of resentment. Resentment होता है एंगर, गुस्सा। कह रहे हैं कि मतलब ऐसा तो मतलब भाई मतलब बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति, केवल एक विकृत व्यक्ति ही, ओनली इट इज़ ए वेरी वल्गर माइंड। वल्गर माइंड मतलब विकृत दिमाग का जो व्यक्ति है वही बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करेगा किसी भी चीज़ को जिसको वो आसानी से अच्छे व्यवहार से प्राप्त कर सकता है, उसे वो फिर गुस्से से और बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? वो जिस व्यक्ति का दिमाग ही विकृत होगा। मतलब अगर किसी काम को प्लीज़ कहकर ही कराया जा सकता है तो फिर उसके लिए गुस्सा करना, एंगर दिखाना, क्रोध करना, बोले ये सब कर उसे प्राप्त करने का प्रयास जो है वो कोई विकृत माइंड का, वल्गर माइंड का व्यक्ति ही करेगा। I should like to feature in this connection my friend. I should like to feature in this connection my friend. इस संबंध में मैं निश्चित रूप से अपने एक फ्रेंड का द पोलाइट कंडक्टर, एक जो मतलब वो क्या था, उसका जो फ्रेंड था वो कंडक्टर था। वो कहता है कि इस संबंध में मैं निश्चित रूप से अपने एक शिष्टाचार कंडक्टर मित्र का उल्लेख करना चाहूँगा। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, इस भेदभावपूर्ण, मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभावपूर्ण, कह रहे हैं कि इस भेदभावपूर्ण टाइटल से, टाइटल मतलब शीर्षक से, आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट ए रेब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली, कि मैं अन्य कंडक्टरों के बारे में कोई राय व्यक्त करने का इरादा नहीं रखता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors too. कि इसके विपरीत मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि ऐसे लोगों के समूह हैं जो अपनी कठिन परिस्थितियों में भी बस कंडक्टरों की तुलना में बेहतर तरीके से बाहर निकलते हैं। फ्यू क्लासेस ऑफ मैन मतलब ऐसे कुछ ग्रुप हैं, ऐसे कुछ समूह हैं लोगों के। हो थ्रू ऑर्डिल, ऑर्डिल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही कठिन और दर्दनाक जो अनुभव होता है वो। हियर एंड देयर you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him. कह रहे हैं समय समय पर हमें कई क्रोधी असंतुष्ट नमूने मिलते हैं। स्पेसिमैन मतलब नमूने मिलते हैं जो यात्रियों को, हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज इज नेचुरल एनिमी, जो यात्रियों को अपना क्या मानते हैं? नेचुरल एनिमीज, यानी कि स्वाभाविक दुश्मन मानते हैं। एज क्रीचर्स हुज चीफ पर्पज, ऐसा मानते हैं उनको जो कि मतलब ऐसा क्रीचर्स, ऐसा प्राणी मानते हैं उनको, हुज चीफ पर्पज ऑन दी बस इज टू चीट हिम, जिनका बस पर जैसे कि ऐसे यात्री मानते हैं उन्हें, ऐसे प्राणी मानते हैं कि जिनका मुख्य उद्देश्य केवल उसे धोखा देना ही होता है। मतलब कंडक्टर समझता है कि ये तो बस में आया है ना, तो ये मुझे चीट करने के लिए ही आया है, ये मुझे धोखा देने के लिए ही आया है। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाई ए लाउड वॉइस एंड एन एग्रेसिव मैनर, और वो समझते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ क्या किया जा सकता है, मतलब जोर शोर से ईमानदार होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बट दिस टाइप इज़ रेयरर दैन इट यूज टू बी, लेकिन ये जो है तुलना ये बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत ही दुर्लभ है। कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी नहीं है। आई फैंसी द पब्लिक ओस मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच ऑल्सो रन्स द बसेज, मतलब वो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो बसों का भी संचालन करती है, यानी कि बसों का संचालन करने वाली जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है उससे, उसके कर्मचारियों से क्या करेंगे? फॉर इंसिस्टिंग ऑन ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व, कि भाई वो जो उसके जो कर्मचारी हैं वो उनसे एक निश्चित स्तर की जो शिष्टता है, सिविलिटी है, उसकी उम्मीद की जानी चाहिए। मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं रेलवे कंपनी में, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी में, जो कि बसें भी चलाती है, कि भाई वो जो लोग हैं जो बस में यात्रा करें उनके साथ उन्हें शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो उनसे जो है एक निश्चित स्तर की शिष्टता और शिष्टाचार की उम्मीद जो है वो की जानी चाहिए। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, और इस तरीके से जो है जो जनता यात्रा करेगी उसके लिए क्या होगा? बड़ा ही प्लीजिंग होगा पब्लिक जो यात्रा करेगी। बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, तो ये क्या करेगा? ऐसा अगर यदि होता है तो यात्रियों की जो यात्रा है वो तो सुगम होगी ही होगी, साथ ही एक बहुमूल्य समाज सेवा भी होगी। बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट मतलब बहुमूल्य सोशल सर्विस मीन समाज सेवा, कि भाई जो यात्री हैं जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा तो क्या होगा? उनकी यात्रा सुखद होगी, और उनकी यात्रा सुखद होने के साथ साथ क्या होगा? एक बहुमूल्य समाज सेवा भी होगी। It is not therefore with any feeling on unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. इसलिए अन्य सभी कंडक्टरों के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए, फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस मतलब कोई दुर्भावना न रखते हुए,
मैं उस वर्ग के एक विशेष सदस्य को प्रणाम करना चाहूँगा। पे ट्रिब्यूट मतलब किसी को प्रणाम करना, टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास मतलब उस वर्ग के एक विशेष सदस्य को प्रणाम करना चाहूँगा, ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे, मैं पहली बार एक दिन, मतलब वो कहता है कि मैं पहली बार कब मतलब कॉन्शियस हुआ उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। वन डे व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू ए बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट, कि जब मैं एक दिन बस में चढ़ गया और मैंने देखा कि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, यानी कि वो घर से तो चल दिया लेकिन एक भी पैसा लिए बिना, उनकी पॉकेट में जो था 1 रुपया भी नहीं था, 1 पैसा भी नहीं था, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो एक बस में चढ़ गए थे। द मिक्स, एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग द मिक्स फीलिंग, कह रहे हैं कि हर किसी के साथ कभी ना कभी जीवन में यह अनुभव हुआ ही होगा, और उस समय जो फीलिंग आती है, जो मिक्स फीलिंग आती है उसके बारे में। विच द डिस्कवरी अराउजेज, जो ये खोज है ना उजागर करती है, मतलब अराउज करती है हमारे अंदर, यानी कि जब हम पैसे ले जाए बिना कहीं चले जाते हैं, सपोज आपने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, लास्ट में आप देखते हैं अरे आपके वॉलेट में तो पैसे ही नहीं है, तो आपके मन में कितने सारे ख्याल आते हैं, अरे अब क्या होगा। अब आज का ज़माना तो मोबाइल का है, आप फ़ोन करके बुला लेंगे, आप पेटीएम करवा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन पुराने ज़माने में ना मोबाइल होता था, ना पेटीएम होता था, ना गूगल पे होता था, मतलब एक दूसरे को पैसे देने का कोई साधन ही नहीं था। आज की डेट में आप पे पैसे नहीं है, आप ठीक है, आप घर वालों से उसके नंबर पे डायरेक्ट पेटीएम करा सकते हैं, लाइक दैट गूगल पे करा सकते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो मोबाइल नहीं था, अगर आप बस में चढ़ गए तो कोई भी तरीका नहीं था आपके पास जिसके माध्यम से आप उस समय एट द वेरी मोमेंट आप जो है पैसे मनी जो है वो अरेंज कर सको। तो कह रहे हैं कि इस टाइप की जो भयानक फीलिंग्स थी वो कभी ना कभी जो है वो मिश्रित भाव जो है वो सभी के मन में आए होंगे। You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst, मतलब कह रहे हैं कि ये सोचकर आपको खुद से घृणा करते हैं कि कोई आपको मूर्ख समझेगा या बुरा कहेगा या झूठा समझा जा सकता है आपको। You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes I know that is stale and trick, कह रहे हैं कि और उस समय हाँ मुझे यकीन है कि ये मतलब कंडक्टर आपको देखे अजीब तरीके से और आपको बोले हाँ मुझे यकीन है ये बहुत पुरानी चाल है। नाउ देन ऑफ यू गेट, अब तुम नीचे उतरो, मतलब कंडक्टर गुस्सा हो जाए, रूखेपन से देखे आपको और आपको कहे कि भाई मुझे मतलब तुम बाहर निकलो, ये सब पुरानी चाल है, नीचे उतरो, मुझे पता है, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। पेज नंबर 16 ऐड हो गया है, पेज नंबर 17 की तरफ मुड़ते हैं। इवन इफ द कंडक्टर इज ए गुड फेलो, मतलब यहाँ तक कि अगर कंडक्टर एक दयालु व्यक्ति है तो भी, एंड लेट्स यू डाउन इजीली, और आपको आसानी से आराम से नीचे जाने देता है, मतलब बिना इंसल्ट किए। ये कह रहा है कि अगर कंडक्टर अच्छा है, जो आपका अपमान नहीं करता, ये सब बातें नहीं बोलता कि तुम चालाक है, ये सब पुरानी ट्रिक है, तुम मेरे साथ जो कर रहे हो मुझे सब पता है, नीचे उतरो, कह रहा है कि ये सब किए बिना अगर कंडक्टर आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वो दयालु है और जाने देता है, लेट्स यू डाउन इजीली, आसानी से जाने देता है। यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, लेकिन तो भी क्या होगा, आपको आसानी से जाने दिया तो भी क्या होगा, आपको वापस जाना होगा, एंड द इनकन्वीनियंस पर है, और क्या होगा, आपको असुविधा होगी, और शायद मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, और शायद आपकी ट्रेन भी छूट जाए या कोई जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो भी छूट जाए। कह रहे हैं कि अगर कंडक्टर ने विनम्रता से आपको जाने भी दिया, लेकिन तो आपका नुकसान कितना है, आपको घर वापस जाना होगा पैसे लाने के लिए, इस वजह से क्या होगा, आपकी ट्रेन भी छूट सकती है, या फिर आपकी कोई अगर इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है, कोई मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है किसी के साथ, और वो भी आपकी छूट सकती है। पैराग्राफ 7, हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, मैंने अपनी जेबों की जांच की कि क्या मुझे कुछ चिल्लर के सिक्के मिल सकते थे, एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, और मैंने महसूस किया कि मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, पेनीलेस थी, मतलब एक कॉइन भी नहीं था। I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. मैंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि मैंने यथासंभव ईमानदार चेहरे के साथ कंडक्टर से कहा कि मैं किराया नहीं दे सकता और पैसे के लिए मुझे जो है वो वापस जाना होगा, बैक फॉर मनी, मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे पैसे के लिए जो है वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना होगा। अब कंडक्टर क्या कह रहा है, देखिए उसने कितना पॉजिटिव व्यवहार किया है कंडक्टर ने राइटर के साथ, कि उसको इतना अच्छा लगा कि सब लोग जो है वो बुरे व्यवहार के नहीं होते, जैसे लिफ्ट मैन के साथ गलत व्यवहार, वहाँ पर एक क्या हुआ, एक इन्फेक्शन सा फैल गया गलत व्यवहार का, तो यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है। लेखक कह रहा है कि कंडक्टर का जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था कि उसने मुझे कहा यू नीड नॉट गेट ऑफ, तुम्हें दैट्स ऑल राइट, कि ठीक है आपको नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, ठीक है, सेड आई, बट आई हैवंट ए कॉपर ऑन मी,
मतलब उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसे क्या कहा, बट आई हैवंट ए कॉपर ऑन मी, लेकिन मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। मतलब उसने उसे कहा कि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है। ओ आई विल बुक यू थ्रू। अब कंडक्टर देखो कितना अच्छा है, कंडक्टर उसे कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारा टिकट लूंगा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मतलब कंडक्टर ने राइटर को क्या जवाब दिया कि ठीक है मैं जो है तुम्हारा टिकट बुक कर दूंगा, यानी कि मैं अपने पैसे से तुम्हारे लिए टिकट ले दूंगा। वेयर वुड यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ ए मैन who has prepared to give me ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। तो अब वो कह रहे हैं कि आप मतलब जहाँ भी वो जाना चाहता था, तो उसने कहा कि उसने अपने टिकटों का जो बंडल है उसको इतनी विनम्रता से संभाला जैसे वो मुझे बैंक से लेके हांगकांग तक का कोई भी टिकट देने के लिए तैयार हो। कि मतलब बैंक से लेके हांगकांग तक वो बस चल रही थी और जो कंडक्टर था वो उसे बैंक से लेके हांगकांग तक का, मतलब जहाँ से वो चढ़ा था वहाँ से लेके हांगकांग तक का वो उसे कोई भी टिकट देने के लिए तैयार था। I said, मैंने कहा it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare। मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और उसकी दया के लिए धन्यवाद किया, और टिकट देते ही मैंने उससे पूछा लेकिन मैं इसके लिए आपको किराया कहाँ भेजूँ। मतलब जो राइटर है वो कह रहे हैं कि भाई मैंने टिकट तो ले लिया उनसे, लेकिन साथ ही साथ मैंने उनसे जो है ये भी पूछा कि ये जो किराया आपने मेरे लिए पे किया है मैं ये आपको किस पते पर रिटर्न करूँ, कहाँ आपको भेजूँ। ओ यू विल सी मी समडे ऑल राइट। और अब वो क्या कह रहे हैं, हम फिर कभी मिलेंगे। He sat cheerfully, उसने मुस्कुराते हुए कहा। He turned to go, और वो जो था वो चला गया। And then, और तब luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was squared। और कह रहा है कि सौभाग्य से मेरी उंगलियां जो अभी भी जेबें खोज रही थी, मतलब उसको फ्री में टिकट मिल गया देखिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जो पॉकेट्स थी उनको टटोले जा रहा था कि क्या पता कुछ मिल जाए, क्या पता किसी कोने में कुछ मिल जाए। और तभी क्या होता है, उसको अपने जेब के कोने में एक शीलिंग मतलब एक सिक्का मिला। एंड द अकाउंट वाज स्क्वायर्ड, जो शीलिंग उसको मिला उससे जो उसका अकाउंट था वो सेटल हो गया। मतलब उसने वो शीलिंग कंडक्टर को दे दी और जितने का टिकट आया था वो अकाउंट जो था वो स्क्वायर ऑफ हो गया। But that fact did not lessen the glow of pleasure with so good natured an action had given me। लेकिन कह रहा है कि वो देने के बाद भी उस खुशी की जो लहर थी जो एक अच्छे काम ने मुझे महसूस कराई वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मतलब कंडक्टर कितना गुड नेचर था, कह रहा है कि उसके व्यवहार से, उसके अच्छे व्यवहार से जो खुशी की लहर आई थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मतलब उसको इतना अच्छा लगा कि he behaved so good। A few days after, कुछ दिनों बाद, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus। कह रहा है कि कुछ दिन के बाद बस की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठकर पढ़ते समय मेरा दाहिना अंगूठा जो था वो कुचल गया। I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance। कह रहा है कि मैंने ना थोड़ा ऊपर देखा गुस्से और बहुत ज़्यादा दर्द से। जो दूसरा कंडक्टर था ना, मतलब वो बेचारा टिकट देने के लिए चल रहा था और उसने क्या किया था, गलती से उसके जो अंगूठे पे पैर रख दिया था और उस बेचारे का अंगूठा कुचल गया था। तो वो कह रहा है कि मैंने ऊपर मुंह करके उस जो व्यक्ति था, जो मतलब उसका हंसमुख अभिव्यक्ति को देखने के लिए, चीयरफुल काउंटेनेंस मतलब उसकी जो हंसमुख अभिव्यक्ति थी उसको देखने के लिए उसने ऊपर मुंह किया। लेकिन अब वो व्यक्ति था, देखिए वो भी कितना अच्छा था, उसने तुरंत क्या कहा, सॉरी सर। उसने तुरंत उससे माफ़ी मांग ली कि भाई सॉरी सर, मतलब महोदय मुझे क्षमा करें। ही सैड, उसने कहा आई नो दीज आर हैवी बूट्स, मुझे पता है ये जूते जो हैं वो भारी है। गॉट दैम बिकॉज माई ओन फीट गॉट रॉड ऑन सो मच। कह रहा है कि मुझे पता है क्योंकि मेरे भी जो पैर हैं वो कई बार अक्सर कुचले जाते हैं। एंड नाउ आई एम ट्रेंडिंग ऑन दी अदर पीपल्स, और अब मैं दूसरों के पैरों पर कदम रख रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि अब मैं दूसरों के पैरों में चोट लगा रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू, कह रहे हैं कि आशा है आपको चोट नहीं लगी है। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस, उसने मुझे चोट लगाई थी, मतलब वो कह रहा है कि मुझे चोट पहुंची थी, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इतने प्यार से बात की कि मैंने उसे आई अश्योर्ड हिम, मैंने उसे यकीन दिलाया ही हैडंट, कि उसने मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा है कि मुझे बहुत दुख लग रहा था, मुझे चोट लगी थी, लेकिन मैंने उसे जो है यकीन दिलाया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस, और उसके बाद मैंने हमेशा उसको, मतलब राइटर कह रहा है कि जब भी मैं बस में चढ़ता मैंने हमेशा उसे ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना, मतलब उसके व्यवहार को देखना, महसूस करना, उसे हमेशा उसका निरीक्षण करने लगा और उसके अच्छे व्यवहार से
I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. कह रहा है कि मैं जब भी उसके व्यवहार मतलब बस में चढ़ता उसके अच्छे व्यवहार में एक अजीब सी खुशी महसूस करता था. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. कह रहा है कि उसके पास यात्रियों को सहज बनाने के लिए धैर्य का अनंत भंडार, मतलब इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड धैर्य का, किसका, पेशेंस का, मतलब धैर्य का जो था उसके पास जो था अनंत भंडार था, मतलब बहुत ही ज़्यादा धैर्य था. और सहज उपहार किसके लिए, एंड ए गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और अपने जो यात्री हैं उनको सहज बनाने के लिए उसके पास हमेशा एक गिफ्ट होगा. गिफ्ट कैसे होगा, मतलब किस सेंस में गिफ्ट होगा, ऐसे गिफ्ट देने के लिए नहीं जैसे कोई बेचारा तकलीफ में हो, जैसे कि उसके पास पैसे नहीं थे, किसके पास, राइटर के पास, तो उसने उसे नीचे नहीं उतारा ना, बस से बाहर नहीं फेंका ना, उसने उसे क्या कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं, आप रहने दो, नीचे मत उतरो, मैं आपको एक टिकट दे दूंगा. तो ये इनडायरेक्टली एक गिफ्ट ही तो दिया उसने. आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग, और मैंने ये नोटिस किया कि अगर बारिश हो रही होती थी, ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड. वो जल्दी से स्टेयर सीढ़ियों की तरफ चला जाता था और लोगों को कहता था कि अंदर जगह है, अंदर खाली जगह है. रूम मतलब होता है यहाँ पर, रूम का मतलब जगह के लिए लगा है. रूम मीन्स कमरा वैसे होता है, लेकिन रूम मीन्स जगह भी होती है. रूम इनसाइड मतलब कि अंदर जगह है. विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज ए सन, और जो बूढ़े व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उनके साथ वह पुत्र के समान था. एंड विद चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज ए फादर, और बच्चों के साथ पिता के समान चिंतित. सॉलिसिटस मतलब केयरिंग, कंसर्न उनके बारे में. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, और उसके हृदय में जो युवा लोग थे उनके लिए एक गर्म स्थान था, मतलब वो उनके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग रखता था. एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मैरी जेस्ट विद देम, और हमेशा क्या करता था, उनके साथ किसी न किसी मजाक में लिप्त रहता था, मतलब मजाक करता रहता था. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely in the pavement. और अगर उसके पास मतलब बस में कोई अंधा व्यक्ति तो होता था तो उसे फुटपाथ पर, पेवमेंट मतलब चबूतरा भी होता है, फुटपाथ भी होता है, उस पर सुरक्षित नीचे बैठाना उसके लिए पर्याप्त नहीं होता था कि भाई ठीक है उसने आराम से बस से उसे नीचे उतार दिया है और उसे फुटपाथ पर उतार दिया है और बैठा दिया है. बोला नहीं, इतना करना उसके लिए काफ़ी नहीं होता था. ही वुड कॉल टू बिल, वो बिल को फ़ोन करता था, बात मतलब आवाज़ लगाता था. पेज नंबर 17 एंड हो गया, पेज नंबर 18 की ओर मूव करते हैं. He would call Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner. वो कह रहा है कि वो बिल को क्या करता था, वो बिल को बोलता था कि वो सामने रुके ताकि वो क्या कर सकता था, ताकि वो उस अंधे व्यक्ति को रोड को क्रॉस करा सके, मतलब रोड के उस पार छोड़ सके या फिर किसी कोने के आसपास ले जाए जा सके, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या फिर मतलब सुरक्षित रूप से उसे उसके मार्ग पर कि भाई जहाँ भी उसको जाना है उस मार्ग पर छोड़ दे. इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of a good temper and kindliness that his journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. Irradiated क्या होता है, spread और produced मतलब फैलाना. क्या करता है, फैलाना. मतलब वो कह रहा है कि क्या, मतलब वो कह रहा है कि जो कंडक्टर व्यक्ति था, संक्षेप में उसने क्या किया, उस वातावरण में एक अच्छा स्वभाव और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया, और उसके साथ यात्रा करना जो था, मतलब जब भी उस कंडक्टर के साथ वो यात्रा करता था तो प्राकृतिक शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार का एक सबक था उसके लिए. मतलब वो ऐसा, मतलब वो इतना अच्छा व्यवहार करता था कि अच्छाई ही फैलाता था वो कंडक्टर. किस चीज़ की, अपने अच्छे स्वभाव की. और ऐसे लोग क्या करते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोग क्या करते हैं, सकारात्मक लाते हैं. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. और जो सबसे ज़्यादा, वो कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया वो क्या था, उसकी जो थी सहजता थी. कि what struck me particularly was the ease with which he got through his work. कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया था वह थी कि जिस सहजता से उन्होंने अपना काम किया. इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, कह रहा है कि अगर दुर्व्यवहार जो है वो संक्रामक होता है, मतलब फैलने वाला होता है, सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स, तो वैसे ही अच्छे संस्कार भी संक्रामक होते हैं. यानी कि बुरा व्यवहार अगर फैलता है तो अच्छा व्यवहार भी तो फैलता है ना.
इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम इनसिविलिटी, कि अगर हम जो है मतलब कह रहे हैं कि इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, अगर असभ्य लोगों से हमारा पाला पड़े, यानी कि जो असंस्कृत लोग हैं जिनमें सभ्यता ही नहीं है, जो असभ्य लोग हैं, कि अगर ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़े, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, तो ज़्यादातर लोग क्या होगा, हमारे में से अनसिविल बन जाएंगे, असभ्य बन जाएंगे। बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद द सनी पीपल, लेकिन वो कह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी अनयूजुअली अनकाउथ होता है, इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल, मतलब कि कोई मतलब अलग ही कोई व्यक्ति होगा जो मतलब ऐसे लोगों की कंपनी में जो है, खुश मिजाज लोगों की कंपनी में अच्छा महसूस ना करे। मतलब एक खुश मिजाज जो व्यक्ति है उसके साथ एक अच्छे दिन के रूप में एक उदास व्यक्ति में भी प्रफुल्लता आ जाएगी। इट इज़ विद मैनर्स एज विद द बैनर्स, जैसे व्यवहार के साथ होता है वैसे ही किसके साथ होता है, मैनर्स के साथ भी होता है। आगे देखिए, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे सेड कीट्स, और कीट्स कहते हैं कि जो है एक अच्छा दिन है, साथ ही साथ एक खुश मिजाज व्यक्ति, दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक अच्छे दिन के रूप में एक उदास व्यक्ति में भी उतनी ही प्रफुल्लता पैदा कर सकते हैं। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day, मतलब जो भाई खराब दिन है, वैसे जैसे एक खराब दिन को कोई अच्छा मौसम अच्छा बना देता है ना, उसी तरीके से कह रहा है कि अगर जो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है ना, तो वो भी आपके दिन को जो है खुश मिजाज माहौल में आपका अच्छा बना देता है। कौन? एक खुश मिजाज व्यक्ति। बेनेडिक्शन होता है मतलब एक आशीर्वाद की तरह होता है, एक ब्लेसिंग की तरह होता है। बेनेडिक्शन मतलब एक ब्लेसिंग। तो कह रहा है कि क्योंकि उनमें बहुत शिष्टता होती है, एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस, तो इस वजह से कह रहा है कि जो वो कंडक्टर था उसकी बस पर हमेशा क्या होता था, एक पोलाइट बिहेवियर होता है, एक अच्छा व्यवहार होता था। और अगर किसी बस का कंडक्टर ऐसा हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, उसी की बस में चढ़ना चाहेंगे। एंड हिज ओन सिविलिटी, हिज कंसिलियरिटी, एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, और उसका जो व्यवहार, कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो सुसंस्कृत जो वो कंडक्टर था, मतलब वो सिविलाइज्ड कंडक्टर था, उसकी बस में हमेशा एक खुश मिजाज माहौल रहता था। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार में शिष्टता होती थी। और वो कैसा व्यवहार करते थे लोगों के साथ? कंसिलिएटोरी मतलब ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग, मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार, खेल भावनापूर्ण व्यवहार, मतलब युवा यात्रियों के साथ वो हंसी मजाक कर लेते थे, वृद्ध लोगों को पुत्र की तरह इज्जत देते थे, छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार और खेल भावना उनके यात्रियों में भी फैल गई। किसकी वजह से? उस कंडक्टर की वजह से। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेड हिज ओन टास्क, हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट। उनके दिल को, वो लोगों के दिल को क्या करता था? हल्का करता था, तो उसका काम भी हल्का हो गया। मतलब हिज गेटी, उसकी जो प्रसन्नता थी, उसका जो उत्साह था, वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, वो कोई व्यर्थ नहीं था, बल्कि बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट, बल्कि एक मूल्यवान निवेश था। तो क्या कहा गया है इस पूरे पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में लेखक कहता है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो क्या था, कि किस सहजता से जो कंडक्टर है उसने अपना काम किया। और आगे वो बोलते हैं कि दुर्व्यवहार जो है, बैड मैनर्स हैं, वो भी वैसे ही फैलते हैं, अशिष्ट व्यवहार की तरह संक्रामक होते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जो अच्छे संस्कार हैं वो भी संक्रामक होते हैं। यानी कि बुरा व्यवहार अगर फैलता है तो जो अच्छा व्यवहार है, जो गुड मैनर्स हैं, वो भी संक्रामक होते हैं, वो भी फैलते हैं। अशिष्टता का अनुभव करने के बाद हम में से अधिकांश लोग स्वयं अशिष्ट व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन ऐसे सुखद लोगों की संगति से प्रभावित नहीं होते। मतलब राइटर कहना चाह रहा है कि हम बुरा व्यवहार देख के बुरा व्यवहार तो करने लगते हैं, लेकिन कंडक्टर जैसे अच्छे और सुखद लोगों की संगति से प्रभावित नहीं होते। मतलब हमें होना चाहिए कि भाई नहीं, उसने अच्छा व्यवहार किया है, हम कितने खुश हो रहे हैं, तो हमें भी आगे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि ऐसे सुखद लोगों की संगति से प्रभावित नहीं होते हैं। असंस्कृत व्यक्ति अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। आगे वो कह रहे हैं कि शिष्टाचार जो है वो मौसम की तरह है, और कीट्स भी जो है वो खुश करते हुए कहते हैं कि एक अच्छा दिन जो है वो साथ ही साथ एक खुश मिजाज व्यक्ति, यानी कि अच्छा दिन भी और एक खुश मिजाज व्यक्ति भी एक अच्छे दिन के रूप में एक उदास व्यक्ति में भी उतनी ही प्रफुल्लता पैदा कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो वो सुसंस्कृत कंडक्टर था, जो बेचारा जो सिविलाइज्ड कंडक्टर था, पोलाइट कंडक्टर था, जो विनम्र कंडक्टर था, उसकी बस में हमेशा एक खुश मिजाज माहौल रहता था, और उनकी जो शिष्टता थी, उनका जो अच्छा व्यवहार था, उसकी वजह से लोग खुश रहते थे। मैत्रीपूर्ण व्यवहार
और खेल भावना एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग, और जो खेल भावना थी वो उनके यात्रियों में भी फैल गई। मतलब उनकी जो बस के यात्री थे वो भी हमेशा खुश मिजाज में लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे और खेलते थे। उनके दिल को क्या करते थे, खुश करता था वो, तो उसका भी काम हल्का हो जाता था। और ये सब जो था वो उनका उत्साह जो था वो उनका वो व्यर्थ नहीं गया, बल्कि एक मूल्यवान निवेश था। पैराग्राफ 9 कंप्लीट हो गया है। पैराग्राफ 10, आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। और अब लेखक कह रहा है कि आजकल वो मेरे बस मार्ग पर मुझसे नहीं मिलता है। मतलब चेंज हो गया होगा उनका रूट, या फिर उनकी ड्यूटी जो है किसी और बस पे लग गई होगी, किसी और रूट पे लग गई होगी। बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेकिन लेखक कह रहा है पर मुझे उम्मीद है कि वह दूसरे मार्ग पर अपनी खुशी की रोशनी जरूर फैलाएंगे। मतलब कि भाई इस मार्ग पे तो अब वो है नहीं, लेकिन कंडक्टर का जो नेचर है वही कैसा है, वो बहुत सिविलाइज्ड है, वो बहुत पोलाइट है। तो कह रहे हैं कि वो दूसरे मार्ग पर अब अपनी सनशाइन फैलाएंगे, अपनी रोशनी फैलाएंगे। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन ए रादर ड्रैब वर्ल्ड। कह रहे हैं कि इस नीरस उबाउस, ड्रैब वर्ल्ड मतलब नीरस और उबाउस दुनिया में इसे दूर दूर तक फैलाना इतना आसान नहीं है। एंड आई मेक नो अपोलॉजीज फॉर राइटिंग ए पैनजिरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। पैनजिरिक क्या होता है, ए स्पीच मतलब एक भाषण या एक संवाद, किसी के ऊपर हमने एक छोटा सा एक टॉपिक लिखा, वो ए पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली, कि किसी को बहुत अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति लिखना। तो जो पैनजिरिक है वो क्या है, पैनजिरिक वो है एक स्तुति किसी की। कह रहा है इसलिए मैं उस अनजान बस कंडक्टर की स्तुति के लिखने के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। अपोलॉजीज होता है माफ़ी मांगना। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि भाई मैंने उस अजनबी, अननोन मतलब अजनबी, अनजान कंडक्टर की जो मैंने स्तुति लिखी है वो लिखने के लिए मैं कभी माफ़ी नहीं मानूंगा। इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर ऑन द लोनली मोर। कह रहा है कि यदि वर्ड्सवर्थ किसी बंजर भूमि में एक गरीब, लीच होती है जोंक, एक जोंक संग्रहकर्ता से ज्ञान का पाठ सीख सकता है। गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाला, पुअर, लोनली मोर मतलब एक मतलब जो बंजर भूमि थी वहां पर। आई सी नो रीजन वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ ए वेरी मोडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाइड बाई गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। कह रहा है तो फिर अच्छे स्वभाव और दयालुता की सामान्य सेवा भी कितनी सम्मानजनक हो सकती है। कह रहा है कि जब जो वर्ड्सवर्थ हैं वो एक किसी बंजर भूमि में एक गरीब जोक संग्रहकर्ता से भी ज्ञान का पाठ सीख सकते हैं, तो अच्छे स्वभाव और दयालुता की सामान्य सेवा भी कितनी सम्मानजनक हो सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम से कम कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से नैतिक सबक लेते हैं जो इसे प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि आई सी नो रीज़न वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन, कि कम से कम कुछ लोग तो, लेसर पीपल मतलब कुछ लोग। कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम से कम कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से नैतिक सबक लेते हैं जो इसे प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं। इट इज़ ए मैनर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट दी वॉर हैज़ हैड ए चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोस लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। कि छोटी छोटी बातें जो ज़िंदगी मतलब जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी के माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। द वॉर हैज़ हैड ए चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोस लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि युद्ध की संस्कृति और शिष्टाचार पर भयानक प्रभाव पड़ा, लेकिन जो छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी क्या करती हैं, खुशनुमा बना देती हैं। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। कह रहा है कि अगर हम एक दूसरे के जीवन को सुखी और सहनीय बनाना चाहते हैं तो हमें उन शिष्टाचार की बातों को वापस लाना होगा। वी कैन नॉट गेट दैम बैक बाई इन्वोकिंग द लॉ। हम मतलब कानून दिखाकर इसे वापस नहीं ला सकते हैं कि भाई तूने मुझे प्लीज़ नहीं बोला तो मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा, तूने मुझे इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, तो भाई कह रहे हैं कि तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा। कह रहा है कि हम कानून दिखाकर इसे वापस नहीं पा सकते हैं। The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels। कह रहा है कि हमारे अभी भी असभ्य समाज में मतलब पुलिस एक आवश्यक तत्व है। देखिए पुलिस नहीं रहेगी तो लोग कोई भी क्राइम करेंगे, इसलिए पुलिस जो है वो तो कह रहा है कि वो तो एक आवश्यक तत्व है, नेसेसरी सिंबल है कि भाई पुलिस तो होनी ही होनी चाहिए। पुलिस की वजह से लोग अपराध करने से जो है वो डरते हैं और कानून एक आवश्यक संस्था है। एंड द लॉ इज ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन मतलब कानून जो है वो एक आवश्यक संस्था है फॉर ए सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए दैट इज स्टिल समवॉट लोअर देन द एंजल्स, जो कि मतलब ऐसी सोसाइटी के लिए जो कि अभी भी एंजल्स से कुछ कम है। बट
द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, लेकिन कानून कह रहा है कि कानून जो है वो अभी हमें केवल शारीरिक हमलों से बचा सकता है। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मोरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज। कह रहा है कि वो हमें बचा तो सकता है कानून, लेकिन सिर्फ शारीरिक हमलों से। इस तरह नैतिक आक्रोश के जवाब में लिफ्टमैन ने जो हिंसा अपनाई थी, उसका जो शारीरिक हिंसा का तरीका था, वो हमें नैतिकता को, सिविलिटी को बहाल करने में मदद नहीं कर सकता है। कह रहा है कि जैसे लिफ्टमैन ने क्या किया, उसे उठा के बाहर ही फेंक दिया कि भाई तूने प्लीज़ नहीं बोला। तो कह रहा है कि जो उसने जो तरीका अपनाया था हिंसा का, उससे नैतिकता बहाल नहीं हो सकती है। मोरल अफरंट क्या होता है? नैतिक अपमान। By physical violence help us to I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. कह रहा है कि मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ। आई सजेस्ट टू हिम, मैं उसे सुझाव देता हूँ कि अगर वो कृपया नहीं कहने वाले सज्जन के प्रति अधिक विनम्र होते तो क्या होता, तो वे अधिक मार्मिक और प्रभावी तरीके से जवाबी कार्यवाही कर सकते थे। मतलब भाई, लेकिन उसने तो पहले ही उसे धक्का देके हिंसा कर दी। तो कह रहा है कि उसे क्या करना चाहिए था, उसे ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, उसे विनम्र रहना चाहिए था। तो वो क्या कर सकता था, जवाबी कार्यवाही कर सकता था। लास्ट पैराग्राफ है, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बूर। कह रहा है कि इस तरीके से क्या होता, वो उस अहंकारी व्यक्ति पर, बूर मतलब अहंकारी, तो इस प्रकार न केवल वह उस अहंकारी व्यक्ति पर बल्कि स्वयं पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। स्वयं पर उसने विजय प्राप्त क्यों नहीं की? क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी वहाँ लिफ्ट में हुआ, उसके ऊपर वो लिफ्टमैन जो था उस बारे में दिन भर चिंता करता रहा, सोचता रहा, और उसका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया, और शायद कई दिन उसके बर्बाद हुए होंगे सोचते हुए। बट दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। लेकिन वो कह रहा है कि विजय प्राप्त कर सकता था और वास्तविक विजय होती। द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैड द स्पिरिचुअल विक्ट्री। कह रहा है कि मतलब एक सभ्य आदमी जो है उसको हानि हो सकती है, परंतु उनकी आध्यात्मिक नैतिक विजय सदैव बनी रहती है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन ए स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। वो कह रहा है कि लिफ्टमैन को मैं चेस्टरफील्ड का किस्सा बताने लायक है, मतलब वो जो चेस्टरफील्ड में जो हुआ है, कह रहा है कि वो जो है बताने लायक किस्सा है। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स फॉर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे, कि उस समय में कह रहा है कि चेस्टरफील्ड का किस्सा जो है वो उसको बताने लायक। कह रहा है उस समय लंदन की सड़कों पर आज के पक्के चबूतरे, जो पेवमेंट्स है, जो फुटपाथ है, पक्के फुटपाथ है। कह रहा है उस समय लंदन की जो गलियां थी उन पर पक्के फुटपाथ नहीं थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। कह रहा है और जो दीवार के सहारे चलने वाले जो लोग होते थे वो सूखी पगडंडी होती थी, मतलब जो ड्राइएस्ट फुटिंग मतलब सूखी पगडंडी होती थी, और दीवार के सहारे लोग चलते थे। आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंड्रल सेड ए मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन ए स्ट्रीट। कह रहा है कि एक आदमी जो एक दिन चेस्टरफील्ड से गली में मिला, उसने कहा कि मैं कभी किसी बदमाश को उसकी दीवार की तरफ चलने नहीं देता, अलाउ नहीं करता कि वो मेरी दीवार की तरफ से जाए। आई ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड। और चेस्टरफील्ड कहता है कि मैं तो हमेशा करता हूँ, मतलब वो कह रहा है कि मैं हमेशा देता हूँ, मतलब चेस्टरफील्ड कह रहा है कि मैं हमेशा जाने देता हूँ अपनी दीवार की तरफ से। I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had plunged the fellow into the mud. कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि लिफ्टमैन को एहसास हो कि यह बदला, यह प्रतिक्रिया उस आदमी को कीचड़ में धकेलने से कहीं अधिक उपयुक्त थी। मतलब कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसके साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसको उसने लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया था उठाकर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लॉन्ग चैप्टर है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे प्लीज़ जैसे छोटे से एक वर्ड से, या फिर इसमें तो सिर्फ प्लीज़ के बारे में बोला गया है, लेकिन हमारी लाइफ है, रियल लाइफ है, उसमें भी अगर हम प्लीज़ कहकर किसी से कोई काम कराते हैं या कोई सामान मांगते हैं तो सामने वाला एक बार हमें मना नहीं कर पाता, और वहीं हम गुस्से में किसी से बोलेंगे तेरा पेन मुझे दे, तो सामने वाला देगा क्या? हमें नहीं देगा, चाहे हमारा पेपर ख़राब हो जाए। लेकिन अगर हम पोलाइटली बोलेंगे कि प्लीज़ अगर एक्स्ट्रा पेन है तो मुझे दे दो, तो सामने वाला एक बार भी वो पेन देने में हमें नहीं सोचेगा। अगर उसके पास होगा तो वो हमें ज़रूर देगा या फिर कहीं से अरेंज करके देगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फुल चैप्टर आपका हो चुका है। इसी चैप्टर में से आपको अगर समरी आए लिखने के लिए तो आप ब्रीफ में आप लिख सकते हैं। चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे ये एक चैप्टर जो है एक निबंध के फॉर्म में है, ये एक निबंध है इनडायरेक्टली देखा जाए तो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।